न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में सीए तरुण कंसल जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर, काफ़ी आप एग्रेसिव के साथ साथ बहुत ही सकारात्मक रूप से आप काम करते हैं और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो नई जनरेशन है वो आपको बहुत सम्मान देती है। थैंक यू और सर, लेकिन दो तीन बड़ा सवाल था सर कि हमारी अर्थव्यवस्था सर, हमारे जो देश का संचालन है वो बगैर धन के नहीं चल सकता, उसमें अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रोल होता है सर। बहुत सही कहते हैं, बहुत सही कहा आपने। तो कंसल साहब, मेरा दो तीन बड़ा सवाल था बताएं। कि अल्टीमेटली जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जो मोदी जी का विजन था, उनमें किन किन चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान अच्छी तरह से हो रहा है सर? सर, मैं आपको इसके लिए 2014 में ले जाना चाहूँगा, जब पहली बार एनडीए की सरकार आई थी और प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि उस समय हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड में नंबर 10 पे थी और आज हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड में नंबर 5 पे आ गई है। हमने अभी रिसेंटली इंग्लैंड को, यूके की इकोनॉमी को सरपास करा है। उससे पहले हमने फ्रांस की इकोनॉमी को सरपास करा था। अभी हमारे एज ऑन डेट हमसे आगे सिर्फ 4 नेशन हैं: अमेरिका, जापान, जर्मनी और चाइना। फर्स्ट पे अमेरिका आता है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे जर्मनी और फिफ्थ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ये डिक्लेरेशन दी थी और ये उन्होंने प्रॉमिस करा था कि आप हमें अगर दोबारा लाएंगे तो अगले टेन्योर में हम आपको सब ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारी इकोनॉमी नंबर 3 इन द वर्ल्ड हो जाएगी। अभी हम $3.74 ट्रिलियन पे हैं, जो कि चेंज होके थर्ड पे आ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.2% है, लेकिन आईएमएफ के आंकड़े आए हैं तो उन्होंने थोड़ी सी ग्रोथ रेट हमारी घटा के 6.5 कर दी है जीडीपी की। लेकिन उससे कोई हमें चिंता नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के बहुत अच्छा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम कर रही है, इतना काम कर रही है कि आज तक कभी नहीं हुआ। हॉस्पिटलाइजेशन पे काम हो रहा है, मेडिकेशन पे काम हो रहा है, उस पर बहुत बहुत काम चल रहे हैं। और अब आप देखिए वंदे भारत है ना, नमो भारत, जो रैपिड रेल RRTS, देश का पहली रेल गाजियाबाद, और उसके बाद अमृत 500 जो हमारे रेलवे स्टेशन है वो अमृत स्कीम में है, अमृत महोत्सव स्कीम में चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। फिर उन्होंने अभी 20 अक्टूबर को गाजियाबाद में आए थे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि हमने हवाई यात्रा को हवाई चप्पल पहनने वालों तक बना दिया है, पहुंचा दिया है। तो ये बात उनकी सही है। देखिए अभी एयरपोर्ट डबल हो गए हैं। जब 2014 में आए थे तो 50 एयरपोर्ट थे इंडिया में, अब 100 एयरपोर्ट हैं। तो ये 100 एयरपोर्ट ऐसे तो नहीं है खाली बैठे हैं, ये 100 एयरपोर्ट भी काम कर रहे हैं। इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। काम कैसे कर रहे हैं? इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है। इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग हुई है? आम आदमी की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है सर। तो इसलिए इसका मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा योगदान। तो शीघ्र ही, मतलब तीसरे नंबर, मुझे ऐसा लगता है कि हम शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। अभी तो नहीं, लेकिन अगले टेन्योर में, मे बी इन 2 years स्पैन और 3 years स्पैन और 4 years स्पैन, लेकिन वी विल बी एट नंबर 3, दैट आई कैन एश्योर यू। तरुण जी, एक मेरे मन का सवाल था, बताइए। 2-3 बात पे हम आएंगे सर। इतनी मजबूती होने के बाद भी सर, चूंकि आप अच्छी तरह बता सकते हैं जनता को कि अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर पे आ गई, तीसरे के दौर में हमें, उसके बावजूद भी डॉलर और रुपए में इतनी ज़्यादा गैपिंग क्यों है सर? सर, डॉलर और रुपए में गैपिंग आज आप देखिए कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से हो रही है। ऐसा नहीं है सर कि हम लोग पीछे जा रहे हैं कहीं से, हमारा रुपी स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन ये विज़ अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे सर तो आपको लगेगा कि 82 पे आ गया डॉलर या 83 पे आ गया, लेकिन एक्चुअल सेंस में ऐसा नहीं है। हमारे एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं, चाइना को हम पीछे छोड़ रहे हैं हर चीज में। चाइना आज हमसे चिंतित है। ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी हमारा इंक्रीज हो रहा है। एक्सपोर्ट हमारा खूब इंक्रीज हो रहा है, मैनी फोल्ड इंक्रीज हुआ है सर। पहले से आप देखिए, आज सिंगापुर इतनी छोटी सी कंट्री है लेकिन वो टॉप एक्सपोर्टर है। इसलिए है क्योंकि क्या है, मेड इन इंडिया। आज हम अपना मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया में, आप देखिए वर्ल्ड में डिजिटल इंडिया में नंबर 1 पे आ गए। इतने डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में कहीं नहीं, अमेरिका में भी नहीं है जो नंबर 1 स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, जो हमारे भारत। मेक इन इंडिया देखिए, आज आईफोन इंडिया में बन रहा है। कभी किसी ने सोचा था आईफोन इंडिया में बनेगा? आप सेमीकंडक्टर के यूनिट लग रहे हैं, आप देखिए मेदांता ग्रुप लगा रहा है। वेदांता के अनिल अग्रवाल जी लगा रहे हैं। 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे आ रहा है। राइट सर। तो सर ये सेमीकंडक्टर लग रहा है, ये लग रहा है, इससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। और किसी भी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो उससे हमें चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं कि हमारी जो करेंसी है वो वीक हो रही है। हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। विज़ आप देखिए जापान की देखिए करेंसी कितनी डाउनग्रेड हुई है। चाइना की देखिए आप कहाँ जा रही है। चाइना में देखिए अब एवरग्रेड
जो वहाँ का नंबर 1 रियल एस्टेट था, जैसे यहाँ डीएलएफ है वैसे वहाँ एवरग्रेड था। राइट। खत्म, एनसीएलटी में चला गया सर, वो उसका नाम था दुनिया में, आज रियल एस्टेट में जीरो है। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा सर, हमारे यहाँ रियल एस्टेट बूम कर रहा है। आप देखिए मोदी जी की जो अपनी अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम थी वो आज देखिए कहाँ पहुंच गई है, हर स्टेट में पहुंच गई है। रेरा ने कितना ऊपर कर दिया है। राइट। आप मुझे बताइए कोई सेगमेंट जहाँ पे इंडिया ने तरक्की नहीं करी हो, सभी में बी इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी इज इन्वेस्टमेंट, बी इज रियल एस्टेट, बी इज इंफ्रास्ट्रक्चर, बी इज रेलवेज। यू टेल मी, आज मोदी जी ने 20 अक्टूबर को सही कहा कि हम आम आदमी की जिंदगी को आसान बना रहे हैं और ऐसा बना रहे हैं कि उनके पास परिवार वालों के लिए समय रहे। उन्होंने ये भी कहा था। और सर आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, इस इकोनॉमी का या जो आपने कहा विज रेट वर्सेस डॉलर, हमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सर उससे। आप कितना डॉलर में ट्रांजेक्शन करते हैं, कितना बाहर जाते हैं आप, जो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक आम आदमी की बात उससे सोचिए पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इकोनॉमी है 7% या 6.5%, वो हम जैसे आम आदमी चलाते हैं, आप जैसे जो मिडिल मैन है वो लोग चलाते हैं। राइट सर। ये डॉलर वगैरह की बातें तो ठीक है, अच्छी बात है, डॉलर थोड़ा बढ़ गया है, मैं ये जरूर कहूंगा, लेकिन इसका मायने ये नहीं होता कि हमारी जो करेंसी है वो वीक हुई है, ऐसा कहीं नहीं है। अच्छा सर, बस एक आर्थिक मुद्दे की बात और करूंगा जी। जो वित्त मंत्री सीतारमन जी हैं, कुछ उनसे अपील करना चाहेंगे। देखिए सर, ऐसा है सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी इनकम टैक्स डे था, विज्ञान भवन में इनवाइट थी, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रेसिडेंट मिस्टर तलाटी, सुनील तलाटी जी भी इनवाइट थे। उन्होंने उन्हें 5 मिनट का समय दिया। उन्होंने अपने डाइस शेयर करा उनके साथ, मैं वहीं था, मैं सबसे आगे वाली रो में बैठा हुआ था। लेकिन सर मैंने उन्हें दूसरी बार सुना ध्यान से, एक बार पहले सुना था, लेकिन सर मेरी विजन चेंज, उन्हें सुना मैंने, शी स्पोक फॉर अबाउट 50 मिनट्स इन अवर फंक्शन, इनकम टैक्स फंक्शन। उन्हें एक एक चीज पता है सर, इनकम टैक्स में आज क्या स्कीम है, आज कितने रिटर्न्स फाइल हुई हैं, आज कितना कलेक्शन हो रहा है। आज देखिए इनकम टैक्स कलेक्शन ऑल टाइम हाई पे है, जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई पे है, सबसे हाई पे। तो सर ये कहाँ से आ रहा है सर? पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, आप देखिए, मतलब इंडिया फ्लोरिश कर रहा है, बिजनेस फ्लोरिश कर रहा है, तभी जीएसटी देखिए आज 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, कोई लिमिट ही नहीं हो रही है सर, कोई लिमिट। लेकिन हाँ, जीएसटी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा, आप अपना अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। तो बस 2 क्वेश्चन है सर। तो जो वर्तमान सरकार की जो नीति है उससे हमारी आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे तीसरे नंबर पे आ जाएगी। बिल्कुल सर, ये आपका कहना है, मेरा कहना है, मुझे भी लग रहा है कि ऐसा होगा, 100% होगा सर, हर आम व्यक्ति की जिंदगी में सुधार आएगा। एक सवाल सर और, उसके बाद हम जीएसटी पर, बस आपको जाना है सर। नहीं 5 मिनट और मुझे कोई, मैं 10 मिनट भी दे सकता हूं सर, मुझे कोई जल्दी सर। योगी जी ने सर गाजियाबाद एनसीआर को बढ़ाने के लिए जेवर सेक्टर में जो एयरपोर्ट बनाए और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी कर रही हैं। तो सर एक जो परिकल्पना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत जबरदस्त होती है, आकलन होता है, जैसे विज्ञान के बारे में सोचता है वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचता है। तो सर एनसीआर को जेवर से, रैपिड से और इंफ्रास्ट्रक्चर जो गडकरी जी का जाल बिछ रहा है उससे कितनी गति मिलेगी सर एनसीआर को? सर मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है आज के कॉन्टेक्स्ट में। राइट। आप शुरू करिए सर इसे पिछले 5 साल पहले से, जब प्राइम मिनिस्टर और गडकरी जी ने इनॉग्रेट करा था NH24, जिसे आप 44 बोलते हैं। जी। NH जो हाईवे हुआ था, 12 लेन का हाईवे हो गया सर। राइट। आज मेरठ में जो प्रैक्टिशनर था उसने नोएडा में ऑफिस खोला हुआ है, उसने दिल्ली में भी खोला हुआ है। पहले उसको 2 घंटे लगते थे सर, अब उस हाईवे से उसे 40 मिनट लगते हैं। और ये RRTS के खोलने के बाद से उसे 20 मिनट लगेंगे या 25 मिनट लगेंगे। उसके बाद जेवर की बात करें अगर हम, तो जेवर में जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, जो एयरपोर्ट आ रहा है, और साथ में जो हाईवे है, आपने देखा होगा एक्सप्रेस हाईवे है, सारा एक्सप्रेस हाईवे है, F1 ट्रैक है, वो दोबारा से ट्रैक पे आ गया। F1 ट्रैक बीच में खत्म हो गया था, अब दोबारा से ट्रैक पे आ गया, जेपी ने जो बनाया था। उसके बावजूद आप देखिए कितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और रेट्स आप देखिए प्रॉपर्टीज के कैसे बढ़ रहे हैं। आप ग्रेटर नोएडा में, मेरा खुद के प्रॉपर्टीज हैं ग्रेटर नोएडा में सर, जो फोन नहीं आते थे आज की डेट में 100 फोन आ रहे हैं। वजह इसकी यही है कि उस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, रियल एस्टेट में बूम आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में बूम आ रहा है और एम्प्लॉयमेंट में बूम आ रहा है। सर सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट की। अब ये देखिए जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, इस पे इंटरनेशनल ट्रैफिक ज्यादा आएगा, क्योंकि अभी जो हमारा T3 है या T1 है उस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा, लोड बहुत ज्यादा आ गया है। और उसी को कम करने के लिए ये जेवर एयरपोर्ट खोला है। जेवर एयरपोर्ट इसलिए खोला है क्योंकि पहले जब ये बना था, GMR ने बनाया था, तो इनकी ये एक कंडीशन थी कि 100 किलोमीटर के दायरे में एयरपोर्ट कोई नहीं आएगा। तो इसीलिए इन्होंने ये साइट ली है जो कि 100 किलोमीटर के आसपास होगी, या जो भी इन्होंने परमिशन लेके लिया। लेकिन सवाल ये है कि सर आज जेवर एयरपोर्ट आने से और चहुमुखी विकास हो रहा है।
मतलब पूरा एनसीआर जो पूरा है एनसीआर झूम करेगा सर, पूरा। अब आप देखिए, अब कोई ये नहीं कहता आप गाजियाबाद में रह रहे हैं, मैं कहीं बाहर जाता हूं जैसे, तो सब लोग पूछते हैं आपका एनसीआर, मैंने कहा एनसीआर मेरठ तक है, उधर से पानीपत तक है, पानीपत तक इधर गाजियाबाद तो इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली। और इससे बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन चल रही है कि गाजियाबाद को दिल्ली के अंदर जोड़ा जाए। और मोदी जी ने पहली रैपिड रेल जो है गाजियाबाद और पहली आरआरटीएस उन्होंने इनॉग्रेट कर दी 20 अक्टूबर को, बहुत बड़ी 17 बात किलोमीटर लंबा ट्रैक, लेकिन ये 82 किलोमीटर लंबा है। ये आनंद विहार से स्टार्ट होगा, आनंद विहार से मेरठ तक जाएगा सर। मेरठ तक जाएगा, राइट। तो ये अभी पहला नहीं है, ये दूसरा पानीपत वाला भी है, तीसरा एक और आरआरटीएस, सबका काम शुरू हो चुके हैं, दिल्ली पानीपत भी बन रहा है। आम जनता बहुत मजबूत सर होगी। आम जनता मजबूत नहीं होगी सर, आम जनता को ये लग रहा है कि अब हम अपने इस देश से जुड़ गए। पहले देश से कोई जुड़ाव नहीं था सर, प्राइम मिनिस्टर आते थे, भाषण देते थे, चले जाते थे। आज उन्हें ये लगता, देखिए आप समझिए, प्रधानमंत्री आज अपने को प्रधान सेवक बोलते हैं। जी। उस दिन भी 20 अक्टूबर को सब लोग खड़े हुए थे, सब लोग बैठे थे, उनका भाषण सुन रहे थे, उन्होंने कहा मेरे परिवारजन। कितने प्रधानमंत्रियों ने ये कहा आज? किसी ने आज तक नहीं बोला होगा सर। ये उनका, अब देखिए वो योगी आदमी है, योगी आदित्यनाथ जी भी योगी आदमी है। जी। उनके भाई वगैरह सब कैसे रहते हैं सबको पता है। जी। अंदर खाने की बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि उनका जीवन सिंपल है, देश के लिए समर्पित, देश के लिए पूरी तरह समर्पित है। नवरात्रों में सिर्फ पानी पे रहते हैं, तो आप नवरात्रि सर योगी जी तो अपने पिता की मृत्यु पे गए भी नहीं थे। योगी जी को देखिए, वो ट्रू सेंस में योगी जी हैं। जी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सर ये जेवर एयरपोर्ट आने से जितनी दिल्ली की डेवलपमेंट नहीं हुई, दिल्ली एज ए स्टेट, उतनी यूपी की और एनसीआर की डेवलपमेंट होगी, ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ। सर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ऑफिस खुल रहे हैं सर, राइट। जीएसटी के और उसकी वजह से, जेवर एयरपोर्ट की वजह से वहां पे काफी इंक्वायरीज आ रही हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया में जो इंडस्ट्रियां लग रही हैं, अब आप देखिए सैमसंग है, बड़ी बड़ी आईफोन कंपनियां हैं, सब अपने प्लांट ग्रेटर नोएडा में लगा रही हैं। उसके लिए उन्हें कंसल्टेंट चाहिए तो उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, जीएसटी के लिए चाहिए, इनकम टैक्स के लिए चाहिए। तो जीएसटी और इनकम टैक्स के लिए और बाकी सर्विसेज के लिए हमारे प्रैक्टिशनर्स ने, बहुत लोगों ने ऑफिसेज वहाँ लिए हैं, क्रॉसिंग्स में लिए हैं, और उसके बाद ग्रेटर नोएडा में लिए, NX1 में लिए हैं, ग्रेटर नोएडा में लिए, सब जगह ऑफिसेज लेके ऑफिस की ब्रांचें खोल रहे हैं। इससे चहुमुखी विकास हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है सर। राइट सर, जो जीएसटी है वो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एक बहुत केंद्र सरकार का बहुत अच्छा बड़ा माध्यम है। तो सर जीएसटी में कुछ व्यापक सुधार या उसकी बेहतरी के लिए कुछ एडवाइस करेंगे? मैं सर जीएसटी के लिए आपको ले जाना चाहूँगा 1 जुलाई 2016, जब हमारा CA डे भी होता है उस दिन, और उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये इनॉग्रेट करा था और ये इंट्रोड्यूस करा था जीएसटी। ठीक है सर, जीएसटी वैट की जगह आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब प्रधानमंत्री जी या एनडीए गवर्नमेंट का भी एक विजन था, पहले गवर्नमेंट्स का भी एक विजन रहा होगा, उनका एक विजन था वन नेशन वन टैक्स, वन टैक्स वन नेशन, जो भी कहें आप इसे। लेकिन क्या है, वन टैक्स वन नेशन का आज तक नहीं हो पाया। अब उसी मकड़ जाल में टैक्स पेयर फंसा पड़ा है। वो दुनिया भर के टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, कस्टम एक्साइज देता है, और वैट देता है या जीएसटी देता है। ये टैक्स प्रणाली तो अंग्रेजों ने दी थी हमें जब से चल रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको ये टैक्स जो है, ये रामायण और महाभारत के समय से है सर। तुलसीदास जी ने लिखा है कि टैक्स तो भगवान भी लेते हैं। सूर्य जो है, भगवान सूर्य जो है, वो समुद्र का जल ले लेते हैं, बिल्कुल सूख जात पी लेते हैं, खूब पीते हैं, अब वही फिर बाद में, अब वही बाद में करते हैं। वो बाद में फिर वो खर्च आता है लोगों पे, यानी कि बादल बन के हमारे ऊपर आता है, जैसे कि पैदावार होती है उससे। तो ये टैक्स तो जब से चल रहा है भगवान के टाइम से, फिर मुगलों ने लिया, फिर हमारे अंग्रेजों ने लिया, तो ये प्रणाली तो बहुत पुरानी है। लेकिन मैं ये चाहूंगा, आज मैं भी आपसे, आपके अखबार के थ्रू भी अपील करता हूं कि ये, बीच में ये बात आई थी कि सिर्फ आप बैंकिंग पे ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगा दीजिए, बस आपको उससे 10 गुना कमाई हो जाएगी, जितना आपका कलेक्शन, जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह सब मिला के। जी, ट्रांजैक्शन उसे कहते थे बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, वो आप लगा दीजिए। 100 रुपए पे चाहे 1 पैसा लगाइए। लेकिन आप देखिए आज कितने करोड़ अकाउंट खोल दिए मोदी जी ने। जनधन योजना में कितने अकाउंट खुल गए? 25 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खुल चुके हैं। पूरे विश्व के नेता बन गए मोदी, पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं। और आप ये देखिए कि उसमें अगर अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लग जाएगा, जिसकी बहुत दिनों से उसकी रिकमेंडेशन चल रही है, जोरदार अपील हो रही है, वो नहीं हो पा रहा है। अब मैं इसे यही कहूंगा कि कोई राजनीतिक रीजंस हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, जिसके वजह से ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं वन टैक्स वन नेशन के फेवर में हूँ, और ये होना चाहिए बहुत जल्दी हमारे हित में। संक्षिप्त में समझाएंगे वन टैक्स वन नेशन मतलब? वन टैक्स वन नेशन मतलब आपने एक बार टैक्स दे दिया, खत्म,
फिर हमें इनकम टैक्स जीएसटी कुछ नहीं देना सर, कोई भी कुछ टैक्स साल में एक टैक्स देना है आपने, बस साल में एक टैक्स, साल में एक टैक्स देना है, आइदर बाय वे ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, क्योंकि आजकल बैंकिंग सबके पास है, जिनके पास नहीं है उन्हें सिर्फ सिंपल एक टैक्स देना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो वो देश के हित में रहेगा, वो देश के हित में नहीं, सबके हित में है सर, और उससे टैक्स कलेक्शन 100 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा सर, जीएसटी को लेकर अच्छा, उसमें एक और फायदा होगा, हाँ हाँ उसमें सर टैक्स की चोरी नहीं हो सकती। हाँ, टैक्स ट्रांजेक्शन बेस हो गया तो चोरी होगी। टैक्स की चोरी कैसे करेंगे आप? सर ये बताइए आप मुझे, मेरा मान लो 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, आपका 1 करोड़ का है या किसी का 10 करोड़ का है, तो उसमें उसी हिसाब से टैक्स लग जाएगा, वो तो बैंक काट लेगा। राइट राइट, बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो कट जाएगा। सर डिजिटल इंडिया बना दिया, आज हर रिक्शा वाला, सब्जी वाला। डिजिटल इंडिया सर, आपके पी चिदम्बरम साहब ही कहा करते थे कि साहब कैसी बातें करते हो सर, एक किसान, एक सब्जी फेरी वाला, एक सब्जी वाला ये रखेगा, उसके पास मोबाइल है, उसके पास कनेक्शन आएगा। सर आज देखिए गांव में दूर रिमोट में जाके देखिए, सब जगह उसने पेटीएम का वो लगा रखा है साथ में, उसे स्कैन करिए और उसे पेमेंट करिए। अभी वो हमारे कौन से वो G20 में आए थे, प्राइम मिनिस्टर आए थे, जर्मनी के थे, कहाँ थे वो, खुद सब्जी खरीदने गए थे, उन्होंने वो टेस्ट चेक करने गए थे कि भाई जो मोदी जी कह रहे हैं वो सही है गलत है, नहीं सही वो टेस्ट चेक करने गए सब्जी मंडी में, और उन्होंने सब्जी खरीदी और उन्होंने उससे पेमेंट करी एंड ही वाज वेरी हैप्पी। आज की डेट में डिजिटल ट्रांजैक्शंस दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में। सर बस G20 के एक सवाल पूछूंगा जी सर, कैसा महसूस किया जब 29 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सर हमारे राष्ट्रपिता पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए? सर बहुत बहुत सुंदर दृश्य था वो, और बहुत मनोरम दृश्य था। और G20 जो समिट जो हमने करी है होस्ट, सर हमें तो ऐसा लग रहा था हम भी वहाँ हैं, हम भी वहाँ, ऐसा फील हो रहा सर, हमें यही लग रहा था कि हम भी वहाँ इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं था कि हम नहीं थे वहाँ। तो अभी उन्हें सबको साथ लेके चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और G20 की हमारे इंडिया की इमेज बहुत ऊपर गई है, इतनी ऊपर गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। और G20 में हमने 29 राष्ट्रीय अध्यक्षों को किस तरह ऑनर करा, उनके बाद में सबके, उन लोगों ने हमारे राष्ट्रपिता को कितना ऑनर दिया, राष्ट्रपिता को कितना ऑनर करा उन्होंने, ये देखिए। सब गर्मी में धूप में गए हुए थे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा नहीं था, और वो सब अच्छा फील कर रहे थे, क्योंकि मोदी जी इज द बेस्ट होस्ट इन द वर्ल्ड। मोदी है, बहुत लोग कह के गए हैं कि यू आर द बेस्ट होस्ट इन द वर्ल्ड, हम नहीं कर सकते ऐसा। राइट। तो सर ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, हमारे नेशन के लिए, हमारे बड़ा संदेश दिया सर। और हमारा सर आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, आप यहाँ भी अपना ऐसे छापें, सबसे पुरजोर रिक्वेस्ट करें कि हमें अगली बार भी मोदी जी को फुल फ्लैश लाना है, 325 प्लस होनी चाहिए। सर मैं बस वहीं आ रहा हूँ, वही मोदी जी की बात पे आ रहा हूँ। एक सवाल टैक्स सेशन से और संबंधित था सर जी, कि जो अभी तक सर मैं चाहूँगा अपील, क्योंकि बहुत व्यवस्थाएं बदल गई, लेकिन सर अभी भी बहुत सारे अमाउंट्स पेंडिंग है ट्रिब्यूनल न बनने के कारण सर जी। तो क्या अपील करना चाहेंगे कि जीएसटी का ट्रिब्यूनल बनना चाहिए सर, क्योंकि हाई कोर्ट पे बहुत लोड है सर। सर हाई कोर्ट पे लोड की बात आपको पता है ना, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था जजों को बुला के, जजों के पास कोई रिप्लाई नहीं था। मैं आपको रिपीट कर दूं उस बात को। जी जी जी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक काम करता है, या 10 से 7 तक काम करता है, ठीक है। हाँ, जज नहीं करते, लेकिन मैं बताऊंगा सर, आ रहा हूँ मैं उसी पे। एक प्रोफेशनल डॉक्टर सुबह अपने क्लिनिक पे जाता है, दोपहर को अपने घर आता है 2 घंटे के लिए, उसके बाद 7 घंटे फिर जाके काम करता है। एक एडवोकेट सुबह से उसका दफ्तर शुरू हो जाता है उसके घर में, फिर वो कोर्ट अटेंड करता है, फिर वो शाम को 5 बजे से 8 बजे तक घर में बैठता है। जजेस के लिए 2 घंटे का लंच क्यों है? जजेस 11 बजे क्यों शुरू करते हैं अपनी हियरिंग? शाम को 4 बजे क्यों चले जाते हैं? जजेस के लिए 1 महीने की छुट्टी क्यों है? कोर्ट बंद क्यों होती है 1 महीने के लिए? इन सब क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं था, किसी जज के पास कोई जवाब नहीं था। मोदी जी ने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपकी जो कोर्ट है 10 बजे काम करना शुरू करेगी, शाम को 6 बजे तक आप काम करिए, बीच में आपका 1 घंटे का लंच होगा। उसके बाद आप मुझे बताइए कितने पेंडिंग मैटर है, मैं देखता हूँ कि सर कितने पेंडिंग मैटर होंगे। अगर ये ऐसा हो गया तो बहुत सारी सर इम्प्लीमेंट हो रहा है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। जी जी। मोदी जी की बात का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा इसमें समय लगेगा सर, वक्त लगेगा। और जो आप कह रहे हैं मैं उसके फेवर में हूँ, ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। सर अंतिम सवाल, 2024 आ रहा है और जहाँ तक जन जन की यही आवाज है, उससे पहले सर 5 स्टेट भी है। नहीं, वहाँ तो सब जगह मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने बहुत क्रांतिकारी बदलाव दिया है सर। जी जी जी। सोच बदली है सर, सोच बदली है सर, सोच बदली है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ पहले राजनीति को बहुत अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था, लेकिन अब एक भी भ्रष्टाचार का आरोप 9 साल में मोदी जी की सरकार पर आज तक तो नहीं लग पाया। आगे होगा मुझे ऐसा उम्मीद नहीं। हाँ। तो सर 2000 का इलेक्शन आ रहा है, 2024 का इलेक्शन हमारे सर पे है, अच्छी बात है, और हम सब चाहेंगे कि मोदी जी थंबिंग मेजोरिटी से आए
फुल आए, 325 प्लस सीटें आनी चाहिए एनडीए की। एनडीए घटक जो है इनके साथ वो सबकी आएंगी और हमें पूरा उम्मीद है इस बार हम फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा से आते हैं। और हमारा जो तीसरी अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम पहली अर्थव्यवस्था की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। सर कल विजयदशमी है, फिर दीपावली है, देशवासियों को क्या संदेश देना? देशवासियों को सर विजयदशमी की, आज रामनवमी है जी। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जन्मदिन है और कल को दशहरा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का हम त्यौहार हर बार मनाते हैं, वही हम इस बार कर रहे हैं। इंडिया आप देखिए गठबंधन हो गया, लेकिन उसमें कैसे कैसे लोग हैं सर, क्या क्या कर रहे हैं वो सब आपको पता है। जी। आप दिवाली है, शुभ दिवाली, सबको बहुत बहुत दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धनतेरस की शुभकामनाएं, बहुत शुभ हो आपके लिए दिवाली। जी। आपकी पूर्ण प्रगति हो। और सर एक अपील मैं और भी चाहूंगा जी सर कि मिट्टी के दीपक, मिट्टी के सर बिल्कुल, और तेल वाली इको फ्रेंडली, सारी चीजें इको फ्रेंडली होनी चाहिए। और जो हम मिट्टी के, जो हमारे ये छोटे वर्कर्स हैं बेचारे, ये जो उनका भी बढ़ेगा, उनको अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। मैं खुद 500-400 दिए लाता हूँ, मिट्टी के ही लाता हूँ सर। मेरे यहाँ सब कुछ मिट्टी का ही होता है। हम घर में रंगोली बनाते हैं, वो भी बाजार से लेके आते हैं, जो बच्चे बेचते रहते हैं, कलर्स बेचती हैं, हमारी बहू बेटियाँ बनाती हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, उसे आप प्रेफर करें, उसे आप आगे बढ़ाएं। और दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तरुण कंसल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय मिलेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू।